Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. तो आज हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया के। द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट गैप कि आपका गैप कितने इयर्स का होना चाहिए और किस तरह का गैप जो है एक्सेप्टेबल है। एंड सेकेंड वी विल टॉक अबाउट कि ऑस्ट्रेलिया का स्टेप बाय स्टेप एंड टू एंड प्रोसेस क्या है एप्लीकेशन फाइल करने का अंडर कैटेगरी सब क्लास 500। तो गैप का कंफ्यूजन आप काफ़ी सारे लोगों को रहता है कि किस तरह का गैप एक्सेप्टेबल होगा। तो पहला गैप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, गैप जो है आफ्टर 12th क्लास का। सेकंड गैप है आफ्टर ग्रेजुएशन का एंड थर्ड गैप है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन का। अगर मैं बात करूँ 12th के बाद वाले गैप की, तो अगर आपने 2 साल 3 साल 4 साल तक कुछ भी नहीं किया तो सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। एंड अब ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस अगर आप इस गैप को कवर नहीं करके दिखाते। मीन्स अगर आपके पास किसी भी तरह की एजुकेशन नहीं है तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने कोई एजुकेशन ले रखी है, 2 इयर्स का प्रोग्राम 3 इयर्स का प्रोग्राम अगर किया है, उस गैप को जस्टिफाई कर रहा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब एजुकेशन ही एक ऐसा तरीका है 12th के बाद जो आपके गैप को जस्टिफाई कर सकता है। अब इसके बाद कुछ एक कैटेगरीज आ जाती हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो 12th के बाद नेशनल लेवल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हैं, जैसे जेई का एग्ज़ाम है, नाटा का एग्ज़ाम है, या फिर आप कैट मैट किसी भी तरह के एग्ज़ाम की, नीट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आपका एडमिशन नहीं हुआ एग्ज़ाम क्लियर ना होने की वजह से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन है कि आपका गैप 1 to 1.5 ईयर्स तक का होना चाहिए। अगर 1.5 ईयर्स से ज़्यादा का गैप होता है तो आप रिस्क मत लीजिए ऑस्ट्रेलिया फाइल लगाने के लिए। अब जो मैंने आपको ये 1 से 1.5 ईयर गैप की बात करी है, ये जस्टिफाई कैसे होगा। अब इस गैप को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपकी एग्ज़ाम की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास उसका एडमिट कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपने रिजल्ट है, आपके पास रिजल्ट भी आपके पास अवेलेबल है, देन इट इज़ वैलिड, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इतना गैप जस्टिफाइड हो जाता है। अब मैं बात करना चाहूँगा दूसरे तरह के गैप की जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका 4 से 5 ईयर का गैप है तो वो एक्सेप्टेबल है। बट इस गैप को एक्सेप्टेबल किस तरह से माना जाता है, आपके पास इससे रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर कोई बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और उसके बाद उसने जॉब करी है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोसेस इंजीनियरिंग में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के बीच में, अगर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया में अपना प्रोग्राम करने के लिए। अगर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फोटोग्राफी में जा रहे हैं या किसी और इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस ना होने की वजह से भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो डोंट टेक अ सेकंड चांस टू अप्लाई फॉर इट नाउ। इसमें भी एक दूसरी तरह की कैटेगरी है गैप की। अगर आपने जॉब करी, इंजीनियरिंग के बाद आप जॉब कर रहे हैं, आपकी जो सैलरी का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सैलरी 2 तरह की क्वेरीज आती हैं मेरे पास। मेरी फर्स्ट क्वेरी जो आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरी सैलरी अकाउंट में नहीं आती, मेरे को कैश सैलरी मिलती है, कैश इन हैंड सैलरी मिल रही है, उसके लिए क्या किया जाए। तो देखिए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं करती इस तरह के सैलरी को। बट हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं जो आपका एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट उसके लिए आपको कुछ फर्दर प्रूफ्स दिखाने पड़ेंगे कि आपके अकाउंट की स्टेटमेंट क्या है, आपने आईटीआर क्या फिल कर रखी है। अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप दिखा पा रहे हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। नाउ इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा आपका अप्लाई करने के लिए। मीन्स अगर मैं बात करूँ, विल स्टार्ट विद द कंडीशनल ऑफर लेटर से लेके आपके इमी अकाउंट क्रिएशन तक का पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नाउ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने का अंडर सब कैटेगरी 500 का। सो इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस जो है,
आपको ऑफर लेटर से लेके, कंडीशनल ऑफर लेटर से लेके इमी अकाउंट तक के मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। पहला स्टेप है आपके पास, आप अपना कंडीशनल ऑफर लेटर जो है अप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन। और ऑस्ट्रेलिया में देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटी। एक तो G8 कैटेगरी की है, एक यूनिवर्सिटी लेवल 1 की है, एक थर्ड है लेवल 2 की। लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो जिन बच्चों के परसेंटेज 65% से अबव हैं, दे आर एलिजिबल फॉर लेवल 1, और जिनके परसेंटेज 65% से बिलो होते हैं, दे कैन अप्लाई फॉर लेवल 2। G8 आर द यूनिवर्सिटीज, ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया की। नाउ अब आप अगर लेवल 2, लेवल 1 किसी में भी अप्लाई करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपके पास एक कंडीशनल ऑफर लेटर आता है। अब कंडीशनल ऑफर लेटर मीन्स आपको कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ती हैं। जैसे आप इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, उसके बाद देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज जिनके प्रोसेसेस डिफरेंट रहते हैं। द नेक्स्ट स्टेप जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा इज यू नीड टू क्लियर योर GT के साथ आपको अपना जो है इंटरव्यू भी जो है क्लियर करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि GT के ऊपर मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो GT एक फॉर्म की फॉर्म में भी हो सकती है या इंटरव्यू की फॉर्म में भी हो सकती है। GT में आपके साथ जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दैट वुड बी रिलेटेड टू योर एज, आपके गैप, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा, और योर बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब आप अप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ आपको अपने फंड्स का भी अरेंजमेंट करके रखना होता है। नाउ इफ आई हैव टू टॉक अबाउट फंड्स, तो फंड्स के बीच में देयर आर 4 सेगमेंट्स। द फर्स्ट वन इज आपकी 1 ईयर की एकेडमिक फी क्या रहती है। सेकंड है आपका 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस। थर्ड है आपका हेल्थ इंश्योरेंस जिसको हम OSSC भी बोल देते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज आपका रिटर्न टिकट। सो अगर आप चाहते हैं कि फंड कैलकुलेशन के ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वी विल गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इट। तो आपको खुद फंड कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। नाउ जैसे आप अपना GT क्लियर करते हैं, आपका फंड्स का पार्ट क्लियर होता है, देन आपके जो GT डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दिया जाता है। अनकंडीशनल मीन्स आपने जो भी कंडीशंस थी GT के अंदर और फंड्स वाली कंडीशन आपने फुलफिल कर ली, नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अनकंडीशनल ऑफर लेटर। अब अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बीच में के बाद आपको करना क्या है, यू नीड टू पे योर फी। आप अपनी यूनिवर्सिटी की फी पे करते हैं। यूनिवर्सिटी की फी पे करने के बाद आपको COE आता है जिसको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट बोलते हैं। अब ये कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट की जो कॉपी है, एक कॉपी तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को जाती है, दूसरी कॉपी जो है अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट को जाती है, एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो ये एजेंट के पास कॉपी जाती है। नाउ उसके बाद जब आप अपना COE अप्रूव करवा लेते हैं, आपका हाई कमीशन के पास चले जाती है इन्फॉर्मेशन, देन लास्ट स्टेप है आपका अपना IMI अकाउंट क्रिएट करना। IMI अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाना होता है ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे एक टैब है जो IMI अकाउंट की टैब होती है, उस टैब पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर अराउंड 25 पेजेस जिसके बीच में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। सो अगर आप हमारी असिस्टेंस भी लेना चाहते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाउ आपको अप्लाई किस कैटेगरी में करना है, आपको अप्लाई करना है सब क्लास 500, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको इसी कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ, जब आप अपना फाइलिंग कर रहे हैं उसमें 1-2 एसेंशियल पैरामीटर्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। फर्स्ट है आपका OSSC कार्ड का। जब आप OSSC की बात कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं, तो मेक श्योर अगर आपकी प्रोग्राम की ड्यूरेशन 2 इयर्स की है तो ट्राई कीजिए OSSC का कार्ड 2 इयर्स से थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन का लीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया किसी भी तरह का आपका मेडिकल बर्डन नहीं उठाना चाहता। सो जो भी आपके OSSC कार्ड की लिमिट होगी, आपको वीज़ा भी उसी ड्यूरेशन का दिया जाता है, उससे ज़्यादा ड्यूरेशन का वीज़ा नहीं दिया जाता। सो ट्राई कीजिए, अगर 2 इयर्स का प्रोग्राम है तो आपका OSSC उससे ज़्यादा ड्यूरेशन का होना चाहिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, आप हेल्थ कार्ड लेने के लिए आप बुपा के थ्रू करवा सकते हैं, एंड देयर आर सम अदर एजेंसीज जिसके थ्रू आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मेरे पास अभी रिसेंटली क्वेरी आई थी कि मेरे को इंटरव्यू में अपेयर नहीं होना, इंटरव्यू क्लियर नहीं करनी, तो इसका कोई अल्टरनेट प्रोसेस बताइए। देखिए, देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज, अगर वहाँ पे आप अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके सबमिट कर देते हैं, देन आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको
इंटरव्यू स्टेप से एग्जाम्शन मिल सकती है। नाउ एंड द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड टू फंड्स। देखिए फंड्स का पार्ट मैं आपके बाद दोबारा क्यों शेयर कर रहा हूँ। फंड्स का मैंने आपको कैलकुलेशन का बता दिया, इन डेप्थ में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। बट द पॉइंट इज आपके जो फंड्स हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए। अगर आप मैनेज कर रहे हैं, आपको पूछना है कि फंड्स किस तरह से किए जा सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कितने % फंड्स आपको अरेंज करने हैं, कितने आप अपने रिलेटिव से बोरो कर सकते हो। एंड इस बार ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन फंड्स पार्ट। तो फंड्स में आप जेन्युइन फंड शो कीजिए, किसी भी तरह के मतलब दूसरी तरह के फंड्स को मत शो कीजिए। पहला तो आपका ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आप जब अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आपको एक चीज़ का श्योरिटी रखना है कि जो आपका गैप है वो जेन्युइन है। अभी रिसेंटली कुछ कंप्लायंसेस आई हैं जिसके बीच में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की तरफ से पूछा गया है कि आप अपने फंड्स को जस्टिफाई कीजिए, अपने गैप को जस्टिफाई कीजिए। जहाँ पे उनको विशियस एक्टिविटी या लगता है सस्पिशियस एक्टिविटी, वो आपसे पूछ सकते हैं। सो अगर आपके पास ये दोनों जेन्युइन नहीं है, आप अपनी फाइल को खुद ही रिवॉक कर लीजिए। अदरवाइज नेक्स्ट अगर आप उनको जस्टिफाई नहीं करते तो नेचुरल सर्कमस्टांसिस के बेस पे आपकी फाइल को रिजेक्ट किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।